All right, so we're going to start for the preliminary examination, Bare Act based session from chapter 4 onwards under Indian Penal Code. And chapter 4 is dealing with general defenses. So basically general exceptions जो है आपको chapter 4 के अंदर Indian Penal Code में मिलेंगे. So what do you mean by general exceptions? General exceptions is that area of Indian Penal Code जहाँ पे आपको डिफेंसेस दिए हुए हैं. You understand defenses मतलब IPC क्या है? It's a penal code. Penal code मतलब a code which is dealing with offenses which are punishable, all right? But under chapter 4 we have defenses to defense to the offense, okay? So what all defenses do we have under chapter 4? It is basically spread from section 76 to 106. Section 76 to 106. अब इस चैप्टर को भी पढ़ने की एक स्ट्रैटेजी है. अब वो कैसे पढ़ते हैं हम इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ सकते हैं? सो बेसिकली सॉरी, आप देखेंगे कि जो सेक्शन 76 टू 106 है, इनको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में. ठीक है बेटा? सबसे पहला हम देखेंगे ऐसे एक्ट्स which are justifiable, acts which are justifiable by law या justified by law. ठीक है? All right. Second कौन सी कैटेगरी है? Anybody? Acts which are excusable. justifiable. Excusable acts. Yes, acts excusable by law. ठीक है? Excusable ही लिखते हैं by law. And third, private defense. ठीक है? इन 3 पार्ट्स में हम सेक्शन 76 टू 106 को कवर करेंगे. अब व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्यूजेबल बाय लॉ? और इसमें आपने जब भी डिफेंसेस को देखना, देखो बेटा यहाँ से अब प्री में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. अब पहले तो ये भी समझना है प्री में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. या तो आपको आएगा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, कौन सा ऐसा डिफेंस है जहां पे आपको खून करने में भी माफी है, offenses against human body where even the murder, even not murder, sorry, you should not use the word murder, even killing is excusable, completely a defense. तो सेक्शन 100 हो गया, प्रॉपर्टी के केस में सेक्शन 103 हो गया. तो या तो आपको या फिर कंसेंट हो गया, या फिर आपको आ जाएगा क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिपल एक्ट्स कहाँ दिया है. तो आपको एक तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. प्री के लिए जब आपने ये चैप्टर को पढ़ना है, या तो आपको एक सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. दूसरा क्या आ सकता है, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे आपको इलस्ट्रेशंस दी हैं, ओके, तो वहां से वही सेम इलस्ट्रेशन आपसे पूछ सकते हैं. दैट्स द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग दिस, कि आपको इलस्ट्रेशंस याद रखनी है. और तीसरा क्या एरिया है, तीसरा आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है अप्लाइड क्वेश्चन. ठीक है? हैंगमैन कहाँ पर एक्सक्यूज्ड है. ठीक है? एक वर्कर है, वो ऊपर काम कर रहा है ब्रिक्स का, और ऊपर 12वीं मंजिल से ऊपर से ईंट गिर जाती है, और नीचे कोई somebody who's a passer by, उसके ऊपर वो ईंट गिर जाती है, तो उसका हाथ टूट जाता है, तो उसको क्या लाइबिलिटी होगी, राइट? तो आपको तीसरा जो कैटेगरी है दैट इज द अप्लाइड क्वेश्चन मतलब एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के आपको ऑप्शंस में पूछ सकते हैं कि ये आपने पहले तो 3 चीजें याद रखनी है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए इस चैप्टर से आपको क्या चीजें पूछ सकते हैं. सेक्शन बेस्ड, इलस्ट्रेशन, अप्लाइड क्वेश्चन, या फिर मैक्सिम भी आ सकती है बेटा, या फिर एक मैक्सिम भी आ सकती है. ठीक है ना? अब जैसे एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसेट रिया इज बेस्ड ऑन विच सेक्शन 80, राइट? तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ कोई एक मैक्सिम. Or HP is also very fond of case laws. But at this moment, I don't, because I would only recommend you to currently do the landmark judgments. अभी आप latest नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी time बहुत कम है. Any one of you who has been into active live law reading,
तो फिर अगर आपने कुछ नोट्स मेंटेन किए हुए हैं देन यू मे गेट एन एज ओवर द अदर्स। बट जैसे आपका जो लैंडमार्क केसेस हैं, है ना, जैसे वासुदेव का केस है ऑन इंटॉक्सिकेशन, मैग्नॉटन का केस है, उनके कौन सी बेंच है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, जब आप 76 to 106 पढ़ रहे हो तो आप साथ साथ में सेक्शन के साथ साथ में इंटॉक्सिकेशन ये फलाना केस, ये इस पे ये केस, इंसेनिटी पे, कंसेंट पे ये केस, डॉक्टर्स के ऊपर ये केस, तो एक हल्का सा एक झलक लगा सकते हो ऑन केस लॉस, ऑन द लैंडमार्क केसेस। सो इस तरीके से हम प्री के लिए पहले इस चैप्टर को तैयार करेंगे। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? नाउ कमिंग टू दिस थ्री कैटेगरीज विच आई हैव डिवाइडेड दिस 76 to 106। नाउ अंडर दिस थ्री कैटेगरीज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक जो जनरल रूल है एक पर्सन को या एक पर्सन को ऑफेंस के लिए पनिश करने का, वो क्या है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं क्राइम में, मतलब देयर हैज टू बी एन एक्ट एंड इट हैज टू बी कपल्ड विद सम काइंड ऑफ मेंस rea। कैन यू मेक अ पर्सन लाइबल विदाउट मेंस rea? आई सेड नो, बिकॉज इवन द जो मनिशमेंट है वो आप किसी की लाइबिलिटी अंडर इंडियन पिनल कोड कैसे फिक्स करेंगे, बेस्ड अपॉन द मेंस rea। अगर उसका मेंस rea चोरी करने का था बट उसने गलती से हाथ डाला किसी की जेब में और वहां पे पिस्टल रिवॉल्वर थी और वो रिवॉल्वर का ट्रिगर दब गया, करने तो उसने चोरी थी, पैसा निकालना था, बट ट्रिगर दब गया और उसकी ही डेथ हो गई, आपकी पनिशमेंट कितनी होगी? प्लीज रिमेंबर, सिंपल रूल है, जितना मेंस rea रहेगा। आपका मेंस rea चोरी का था ना, ट्रायल चलेगा बेशक कल्पेबल का, ट्रायल चलेगा मर्डर का, बट आपकी लाइबिलिटी कितनी होगी? आपकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी होगी जितना आपका मेंस rea था, याद रखना, क्योंकि हमारा इंडियन पिनल कोड इज बेसिकली अ कोड विच इज बेस्ड ऑन फॉल्ट लाइबिलिटी, नॉट ऑन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। There are some exceptions to it where, like offenses like kidnapping, जहां पे हम क्या करते हैं, we only punish a person as per his act only, like kidnapping, it is irrelevant वहां पे mens rea है या नहीं है, वो exceptions है, but ये general rule है। सो नाउ एज आई स्टेटेड कि मेंस rea तो कंपलसरी है ना, मेंस rea के बगैर आप एक पर्सन को लायबल नहीं कर सकते हो। सो एक्ट्स एक्सक्यूजेबल बाय लॉ, ये कौन से एक्सक्यूजेबल बाय लॉ है, ये क्यों एक्सक्यूजेबल बाय लॉ है? ये ऐसे एक्ट्स हैं जहां पे आपने एक्ट तो किया, आपने खून कर दिया, आपने आपने ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया, आपने हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, बट आपका मेंस rea नहीं है यहाँ पे, व्हाट इज दिस? मिसिंग मेंस rea। दैट्स व्हाई मिसिंग मेंस rea। इन ऑफेंसेस में द मेंस rea इज मिसिंग, इज नॉट ऑफेंस, हाँ यस, इन ऑफेंसेस में मेंस rea इज मिसिंग, मतलब आप सिर्फ एक्ट प्रूव कर रहे हैं, मेंस rea नहीं है, इसलिए ये एक्सक्यूजेबल बाय लॉ है अंडर योर इंडियन पीनल कोड फॉलोइंग फ्रॉम 76 to 100। इसमें आपके यू विल गेट अ कपल ऑफ सेक्शंस which you can put them here, which are exclusively those acts where the act is equivalent to an offense, but it is not an offense because of missing mens rea। Acts which are justifiable by law, इसमें कौन से acts हैं? ये ऐसे acts हैं जहां पे आपका जो act है वो justify कर दिया। क्यों? क्योंकि it is under the order of the court, it is under the order of the police officer, it is under the order of law। So वहां पे acts which are justifiable by law। And then lastly we have the private defenses, which is from section 96 to 106। These are those acts, private defense में again there is one very important thumb rule। आपने हमेशा याद रखना है, ये जो प्राइवेट डिफेंस है ये सिर्फ एक आपको डिफेंसिव राइट है, ऑफेंस करने का राइट नहीं है। It is just a defensive right, not a right to do an offense। And secondly, is it also available in free fight? ये भी एक बड़ा commonly asked question है। Is private defense available in free fight? There was 7-8 people were standing, सर्दियों का टाइम था, आग सेक रहे थे और गप्पे मार रहे थे, और गप्पे मारते मारते आपस में लड़ाई हो गई, और लड़ाई करने के टाइम पे लड़ाई शुरू हुई, किसने? मिस्टर एक्स ने बोला कुछ, बी ने आगे से कुछ रिटेलिएट किया, सी ने कुछ बोला, डी ने कुछ कहा, किसी ने कहाँ से उठा के छुरा निकाला और मर्डर कर दिया। इस ऐसे उसमें आप प्राइवेट डिफेंस, कैन यू सीक प्राइवेट डिफेंस इन फ्री फाइट? रिमेंबर, नो, प्राइवेट डिफेंस इन फ्री फाइट नहीं मिलेगा। तो वहां पे आप एक्सेप्शन, सभी भी आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आप प्राइवेट डिफेंस को सेक्शन 300 के एक्सेप्शंस के साथ भी याद रखना है, वहां पे आपकी लाइबिलिटी मिटिगेट हो जाएगी। खून हुआ है बट आप प्लान करके नहीं आए थे, दैट मेंस rea ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एंड सेक्शन 300 299 and 300 का मेंस rea इज मिसिंग, बट इवन देन बिकॉज यू हैव एक्सीडेड योर एक्ट, योर डिफेंस,
डिफेंसिव राइट है, ऑफेंस करने का राइट नहीं, एंड स्पेशली इट इज अ फ्री फाइट। इन फ्री फाइट तो प्राइवेट डिफेंस होता ही अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे आप कहाँ जाएंगे, यू विल गो अंडर दी एक्सेप्शंस टू सेक्शन 300 सडन फाइट का, जहाँ पे आपको रूल दिया हुआ है, द एक्सेप्शन टू सेक्शन 300। इज एवरीबडी क्लियर ऑन दैट पार्ट? दैट्स द बैकग्राउंड टू योर चैप्टर 4. नाउ लेट्स स्टार्ट मार्किंग चैप्टर 4. Please look into your BEREC chapter 4. Okay. So it starts with 76. इसकी तो 76 में बेटा आपने याद रखना है, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। आप देखेंगे ये सारे सेक्शंस नथिंग इज एन ऑफेंस से शुरू हो रहे हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस इज अ सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज, दे आर सेफगार्डेड, दे आर सेव्ड from the effect of the offenses which are given under IPC. So वो कहता है कि अगर एक person ने जो कि who is bound by law, who is bound by law, a police officer is bound by law, any person who is bound by law, ठीक है, bound by law, and he believes himself to be bound by law, and that belief that he is bound by law, it should be under good faith. What is the meaning of good faith? Good faith, ड्यू केरन क्वेश्चन कहाँ दिया है सेक्शन, क्विकली? 52। 52, राइट। तो गुड फेथ आपने, अगर एक अप्लाइड क्वेश्चन आता है ना, तो आपने अपने आप से पूछना ये नहीं कि उसने अच्छी इंटेंशन के साथ, गुड फेथ का आपने क्या, उसने ड्यू केयर इन क्वेश्चन के साथ वो काम किया है कि नहीं किया, ये आपने क्वेश्चन पूछना, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है ना? एक पुलिस वाला एक चोर के पीछे भाग रहा है, और चोर के पीछे भाग रहा है, और वो अपनी क्या करता है, रिवॉल्वर निकालता है और उसको पीछे से फायर करता है। क्योंकि पुलिस चोर के पीछे क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसकी ड्यूटी है उसको चोर को पकड़ना। बट चोर को पकड़ना उसकी ड्यूटी है, उसने वो रिवॉल्वर निकाल लिया, और रिवॉल्वर निकाल के उसके सीधा सिर पे, हेड पे डायरेक्ट शूट कर दिया, एंड ही कोलैप्स राइट देयर। सो डिड ही एक्ट इन गुड फेथ? He did not act in good faith, right? Because due care and caution was missing. So will he get the defense? No. So are you understanding? ये आपने ऐसे सवाल पूछने अगर आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है? Good faith, and also please remember यहाँ पे it is under mistake of fact, not under mistake of law, because actus non actus facit actus what is that maxim, actus non facit reum nisi mensit rea, तो अच्छा नहीं, the other one, Ignorantia juris। हाँ, ignorantia juris non excusat, ignorantia facit doth excuse that. That means ignorance of fact is excusable, ignorance of law is not excusable. ठीक है, इनके मीनिंग्स आपसे पूछ सकते हैं। सेक्शन 76 इज एवरीबडी क्लियर? इलास्ट्रेशन भी आप प्लीज इसमें देख लेना, इसके कुछ लैंडमार्क केसेस हैं, अगर आपको याद रहे, जो इलास्ट्रेशन दी है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस चियोमंगल का एक केस है। ठीक है, उसके अलावा 76 से, और 76 को आपने 79 के साथ पढ़ना है, बस 76 और 79 में क्या डिफरेंस है, दे आर जस्ट प्लेस्ड लाइक दैट। बट 79 में आपके कौन से एक्ट्स आ रहे हैं, जो एक्ट्स दे आर डन बाय दोज पीपल हु आर नॉट बाउंड बाय लॉ, बट दे डू दैट एक्ट under mistake of fact, but they do it under, they believe that they are justified by law, they are justified by law. प्लीज रिमेंबर 76 और 79 में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप 79 देखेंगे, इट सेज नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ। हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ? अगर मेरे सामने खून हो रहा है, तो इवन आई बीइंग अ प्राइवेट पर्सन, तो आई एम नॉट बाउंड बाय लॉ, बट आई एम जस्टिफाइड बाय लॉ इफ इन केस आई अरेस्ट दैट पर्सन एंड टेक हिम टू द कोर्ट ना, और टेक हिम टू द पुलिस ऑफिस, पुलिस स्टेशन। ठीक है, जस्टिफाइड बाय लॉ, और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मुझे लगा कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मैंने उसको पकड़ लिया, बट वो नॉन कॉग्निजेबल था। बट वहां पे मिस्टेक ऑफ लॉ का आपने फिर देखना है, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। फैक्ट पे गलती है तो ठीक है, बट नॉट मिस्टेक ऑफ, एंड नॉट बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड। अच्छा, अभी इतना कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं जाएंगे हम लोग, अभी हम सिर्फ प्री बेस के लिए, यहाँ पे आपका जो आर वर्सेस लेविट का केस है, जो जो आपके इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं, आप उन केसेस को एक तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आर वर्सेस लेविट का केस है, और एक और केस है जिसमें दिस दिस बाइगेमी केस। कैन एनीबडी रिकॉल अ केस ऑन बाइगेमी? दिस दिस मिसेस R versus Tolson। R versus Tolson. Very good. R versus Levitt, R versus Tolson. These are the two cases which are very important. They would fall under this category of 76 and 79. ठीक है, and you have to remember, and और ये आपका जो है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस चियोमंगल। और इसके अलावा एक आपका जो मैंने देखा है एचपी में एक दो बारी क्वेश्चन आया है, वो क्या क्वेश्चन है कि एक टेंट में गैम्बलिंग हो रही है,
राइट, और वो गैम्बलिंग होती है, तो पुलिस वाले जो है अंदर जाने के लिए क्या करते हैं, दे वांट टू डू सर्च ऑफ दैट प्लेस, ऑलराइट, एंड नाउ व्हेन दे गो इनसाइड दे वांट टू सर्च द प्लेस, दे ओपन फायर, एंड बिकॉज ऑफ द ओपन फायर, एंड ये कमांड कौन देता है, देयर इज सम डिग्निटरी, मतलब एसएचओ बोलता है कांस्टेबल को, या कांस्टेबल एसएचओ को बोलता है कि आप फायर करो, और वो ओपन फायर करता है, और उसकी वजह से एक की डेथ हो जाती है। तो वहां पे विल द डिफेंस ऑफ 76 बी गिवन इन दैट केस और नॉट? Did you all understand the question? Essay applied question, yes. So will he be given the defense here? No, because he has exceeded his right. He has exceeded his right. His right. क्योंकि गैम्बलिंग के लिए सर्च करने के लिए आप ओपन फायर नहीं कर सकते ना. You can't. You have exceeded your right. Please remember, whenever you get a question from 76 to 76 and 79, in case it's a problem-based question, आपने उस चीज को याद रखना है कि it should be a optimum use of force. It should be an optimum use of force. In case you are excessively using the force, you will not get the defense. Okay, you will not get the defense. Coming to 77 and 78, these are those acts which are justified by law. Justified by law. ठीक है, 76 एंड 79 किस में आएगा बेटा, ये इस कैटेगरी में आएगा, एक्ट्स एक्सक्यूजेबल बाय लॉ। एक्स पर्सन सो रहा है, सोते वक्त उसको दिखता है उसका पर्दे के पीछे ऐसे कोई, somebody is moving, he feels that there is a chore who has entered into his house, ठीक है, and he opened fires, but it was actually his servant, right? तो or his servant's friend, so in that case there is a mistake of fact because it is midnight. So ये सारे जो है यहाँ पे खून तो हुआ है बट मिसिंग मेंस रिया है, अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया है ना, सो ये एक्ट्स एक्सक्यूजेबल में आएंगे। 77 एंड 78 एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ। अब इसमें कौन से एक्ट्स हैं, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ जज। क्विकली टेल मी वेयर इज द टर्म जज डिफाइंड, जज? 19. Very good. When acting judicially in the exercise of any power को underline कर दो please, and any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law. So basically यहाँ पे आपने दो तीन चीजें याद रखनी है। 77 में जो जज का एक्ट है, it can be oral or it can be written. So any act which is done by a judge, but when he is acting as an officer, he is acting like a judicial officer, that is excused under section 77. Are you understanding? That can be an oral, उसने कुछ बोला है या उसने कुछ लिखा है, किसने, जुडिशियल ऑफिसर ने, उसको यहाँ पे कंप्लीट डिफेंस दिया गया है 77 में, पर्पस बीइंग सो एज टू, ताकि वो अपना काम आराम से कर सके। 78 में एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, नथिंग विच वाज डन इन परसुएंस और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर, अंडरलाइन जजमेंट, तो यहाँ पे सिर्फ रिटन एक्ट्स जो है सेफ गार्डेड है। 78 के अंदर ओनली रिटन एक्ट्स of a court of justice if done will such judgment or order, underlying judgment remains in force। अगर वो ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर हो गया है, स्टेल ऑर्डर हो गया है, इट्स नो मोर अलाइव, इन दैट केस ऑल्सो that then you will not get the defense of 78। So 78 में let me just complete, is an offense, bracket close, notwithstanding को हम हमेशा लेते हैं even if the court may have had no jurisdiction to pass a judgment or order, provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction। So if any person who's under the order of the court, it can be the ministerial, और फिर कोई भी पर्सन को आपने बोला है कि समन, या किसी को बोला है अरेस्ट करने के लिए, कोई भी पर्सन जो एक कोर्ट के ऑर्डर के तहत काम कर रहा है, ठीक है ना, चाहे आपको अरेस्ट भी कर रहा है वो, ठीक है, और जो भी वो काम कर रहा है वो ऑफेंस नहीं है, वो ऑफेंस नहीं, उसके लिए कंप्लीट डिफेंस है किसके अंदर, 78 के अंदर। अब जैसे कि एग्जाम्पल इसमें सबसे सिंपल क्या याद रख सकते हो, हैंगमैन। हैंगमैन आपको गले फांसी चढ़ा रहा है, वो आपको, ही इज किलिंग द पर्सन ना, एक्चुअली इट्स अ किलिंग, ही इज डूइंग व्हाट, बट इट इज अंडर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, बट इफ ही इज डूइंग दैट अंडर एन ऑर्डर which is not live alive, are you understanding, it's a stale order, it's a stale order, in that case he is liable। So all the ingredients of 78 needs to be fulfilled, और वो क्या ingredients है, आप देखो गुड फेथ का कब एलिमेंट उसने बोला है यहाँ पे, कि अगर आप देखो वो हैंगमैन अगर फांसी भी चढ़ा रहा है, बट वो हैंगमैन फांसी कब चढ़ा रहा है, अगर आप उसकी जुरिस्डिक्शन में, अगर उसकी जुरिस्डिक्शन में उसकी कोर्ट ने उसको, उस कोर्ट के, ही इज सब्जेक्ट टू दैट पर्टिकुलर कोर्ट, बट इफ ही इज नॉट सब्जेक्ट टू दैट पर्टिकुलर कोर्ट एंड ही इज आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन, किसी और कोर्ट ने एक डेथ पेनल्टी प्रोनाउंस की, डेथ सेंटेंस अनाउंस किया है, और वो फिर भी उसको, हैंगमैन जो है उसको डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट करा रहा है, which is not in his jurisdiction, but he believes that yes, कि उसी की jurisdiction के अंदर ही
ये डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करना है, और वो गुड फेथ में विद ड्यू केयर एंड कॉशन सबकी प्रेजेंस में, सबके सिग्नेचर, सबके साथ में वो करता है। पर उसकी लाइबिलिटी तो है क्योंकि उसने बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन काम किया है, बट उसको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? डिफेंस मिल जाएगा। उसको यहाँ पे डिफेंस मिल जाएगा, इवन इफ इट इज विदाउट jurisdiction, but he acted in good faith. Is everybody clear with 4 sections that we did? 76 complementary to 79, 77 and 78 are complementary to each other. All right, so all right, then we go to section 80 बेटा। अब यहाँ पे जब आप मेंस के लिए करोगे, अभी मैं आज से 4-5 साल पहले की बात कर रही हूँ, बहुत क्वेश्चंस आते थे एचपी में सेक्शन 49 सीआरपीसी। अगर आप देखेंगे अपने पास्ट ईयर्स पेपर्स 2015-16 मेंस के आप खोलेंगे, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन, सेक्शन 49 अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन, 38 एड टू पर्सन, ये आपके जितने सीआरपीसी के, हम टॉकिंग अबाउट सीआरपीसी, ठीक है, उन यहाँ से क्वेश्चंस आपको पहले आते थे, अभी नहीं आ रहे हैं, बट पहले आपसे काफी क्वेश्चंस यहाँ से आते थे, ठीक है। ओके, देन कमिंग टू सेक्शन 80, एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट। एक्सीडेंट मीन समथिंग दैट यू डू बाय चांस, समथिंग व्हिच यू कैन नॉट एप्रीहेंड। इफ यू कैन एप्रीहेंड एनीथिंग देन इट इज नॉट एन एक्सीडेंट। पहले तो एक्सीडेंट का आपने हमेशा याद रखना है, बाय चांस, बाय चांस वो काम हुआ है कोई भी पर्सन जो कि वो फोर्सी नहीं कर सकता है। So nothing is an offense which is done by an accident or misfortune and without any criminal intention, underline without criminal intention or knowledge, दोनों का ना। उसमें देखो बेटा, अगर आपने कोई काम किया है विद नॉलेज, नॉलेज का मीनिंग क्या होता है? अवेयरनेस। इंटेंशन का मीनिंग होता है मेंस डिजायर। इंटेंशन मीन्स डिजायर। आपने कुछ काम श्योर, मतलब आपने पूरे डिजायर के साथ किया है, दैट मीन्स यू हैड द इंटेंशन। बट अगर आपने नॉलेज के साथ किया, अवेयरनेस के साथ किया है, पेड़ के पीछे क्या है? इंसान है, बट मैं किसको फायर कर रही हूँ? मैं फायर कर रही हूँ किसी एनिमल को, बट मुझे पता है ना वो इंसान है, और अगर मैं शूट करती हूँ तो मेरे को इंटेंशन के साथ शूट नहीं किया, नॉलेज के साथ किया, कल्पेबल होमिसाइड। बट पेड़ के पीछे इंसान है और मैं उसको शूट कर रही हूँ, हम टारगेटिंग हिम, तो वहां मेरा डिजायर है, तो मर्डर। सो इंटेंशन। सो आपने 80 के लिए याद रखना है, दोनों चीजें मिसिंग होनी चाहिए बेटा। अगर आपको अवेयरनेस भी है तो 80 का डिफेंस नहीं मिलेगा। या तो दैट इज वाई दिस मैगजिम, दैट इज एक्टस नॉन फेसिट्रियम nisi menstruaria, is having its roots under section 80. It's having its roots under section 80. ठीक है, it says without criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means. Lawful act in a lawful manner by lawful means, that means आप एक लॉफुल एक्ट कर रहे हैं, लॉफुल मैनर में कर रहे हैं, लॉफुल मीन से कर रहे हैं, विद प्रॉपर केयर एंड कॉन्शियस, दैट मीन्स विद ड्यू केयर, only then you will get the defense of section 80. Like, you know, if you are doing some act which is unlawful, in that case again you will not get the defense of section 80. So it has to be a lawful act in lawful means and by lawful manner. ठीक है, all right, and then you can just see the illustration. Illustration भी बड़ी बहुत बड़ी आती है. Is at work with hatchet, the head flies off and kills a man who is standing by. Here, if there is no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. So if a worker is working and if he has put some caution boards, उसने caution board लगाया हुआ है, in spite of reading that caution board, if you still cross that way and then some accident happens, which nobody could foresee, in that case, again, the defense to the laborer is given under section 8. Is everybody clear with 80? ठीक है? 81, basically आप 81 को याद रखेंगे with doctrine of salvage, doctrine of necessity. ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रेजर्वेशन जिसको हम कहते हैं, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, ये नेसेसिटी के अंदर आप काम करते हैं। सेक्शन 81 के अंदर आप देखेंगे कि आपकी इंटेंशन तो नहीं है किसी को मारने की, बट आपका नॉलेज तो है कि अगर मैंने ये काम किया तो उसकी डेथ तो हो जाएगी, फिर भी आप वो काम करते हैं जिससे उस पर्सन की डेथ हो जाती है, बट फिर भी आपको लॉ क्या करता है? डिफेंस देता है 81 के अंदर। क्यों? क्यों? आपका एक्ट जो है वो जस्टिफाइड एक्ट है। क्यों जस्टिफाइड है? क्योंकि आपने बहुत बड़ा कुछ सेव करने के लिए एक छोटा नुकसान पहुंचाया है। आपने 50 लोगों की जान बचाने के लिए दो लोगों की जान ले ली, तो जो 2 लोगों की जान किया तो मर्डर ही है ना, मर्डर किया ना, यू हैव किल्ड दोस 2 पीपल, बट अगेन यू आर गिवन द डिफेंस अंडर 81. बट डिड यू अंडरस्टैंड द रीजंस? ये इंग्रेडिएंट्स है 81 के। 81 में डिफेंस कब मिलेगा? क्योंकि आपने नेसेसिटी का मतलब क्या हुआ? कोई और ऑल्टरनेटिव था ही नहीं मेरे पास, उन दो की जान जानी थी, तभी 50 लोग बचते हैं। तो इट वाज अंडर नेसेसिटी इट वाज अंडर नेसेसिटी दैट आई किल दोस 2 पीपल, ठीक है, एंड आई डिड इट विद नॉलेज। आई वाज अवेयर कि मैंने बस का स्टेयरिंग उस तरफ घुमाऊंगी तो क्या होगा, वो दोनों की जान तो जाएगी जाएगी, ठीक है ना, बट अगर लेफ्ट साइड पे घुमाए तो 50 लोग मर जाएंगे। सो आई वाज अवेयर बट इट वाज विदाउट इंटेंशन।
and it was under necessity, and it was to cause lesser harm and avoid the greater evil, avoid the greater harm. ये आप तो आपको डिफेंस मिलेगा 81 का, ठीक है. इट इज नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच मेनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद नॉलेज, अंडरलाइन विद नॉलेज. आपने 80 में देखा विदाउट नॉलेज है वहां पे, 81 में विद नॉलेज. likely to cause harm and it is to be done without any criminal intention to cause harm and in good faith. एंड सर्कल कर दो गुड कॉज हार्म एंड इन गुड फेथ. ये एक हार्म कौन सा हार्म है? एंड हार्म विच इज इवन टू कॉज डेथ्स. ये ऐसा हार्म है जिसमें आपको हार्म कॉज करने की इजाजत दी है इवन टू कॉज डेथ. एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ पर्पस. ये पर्पस अगर फुलफिल नहीं होता है, आप अपनी जान बचाने के लिए दो लोगों की जान ले सकते हैं. मैं गाड़ी चला रही हूँ, गाड़ी का कार का ब्रेक फेल हो गया, ठीक है. नाउ इन ऑर्डर टू सेव माई सेल्फ आई किल 2 people, आई किल 5 more people. आई कैन आई डू दैट? नो. व्हाई? टू प्रिवेंट. पर्पस क्या होना चाहिए मुझे उन दो लोगों को मारने का? प्रिवेंट और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सनल प्रॉपर्टी एंड टू सर्कल प्रॉपर्टी. यहाँ पे आपको जो आपके इंपॉर्टेंट केसेस हैं, यूएस वर्सेस होम्स, और कौन सा केस है आपका? डडले स्टीफन का केस है बेटा, राइट. तो इसमें आपने ना नेसेसिटी को विद योर होमिसाइड एंड नेसेसिटी को विद लार्सनी. लार्सनी इज व्हाट? लार्सनी इज थेफ्ट इन अंडर इंग्लिश लॉ. इन इन डॉक्ट्रिन्स के साथ एक तो आपने कंपेयर करके समझना है अगर यहाँ से कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है. पहले मैंने आपको बता दिया कि कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं. 81 में आपका इंटेंशन मिसिंग है, नॉलेज प्रेजेंट है बेटा. नेसेसिटी को विद लार्सनी, नेसेसिटी को विद होमिसाइड, विद होमिसाइड. एंड आप मुझे बताएंगे कि होमिसाइड कहाँ पे जस्टिफिएबल है? आप अपनी जान बचाने के लिए किसकी जान, किसी और की जान कब ले सकते हैं? प्राइवेट डिफेंस. प्राइवेट डिफेंस, यस. और दूसरा कहीं कोई और से और जगह है जहाँ पे आप, एक सेक्शन और है जो आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग कि अभी रिसेंटली जुडिशरी में बहुत पूछने लग गए हैं, राइट. 106 है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट, यस, व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन. तो वहां पे भी आपको जो है, we will do 106 later on, don't worry, we'll do 106. I will introduce that 106 to you, but there's private defense. ठीक है? Is everybody clear? And also explanation, it is a question of fact in such a case whether the harm to be prevented or avoided was of such a nature and so imminent to justify or excuse. Imminent means close. You can underline imminent, close. Excuse the risk of doing the act with knowledge that it was likely to cause harm. So please remember, अगर जो हार्म है वो इतना दूर है, रिमोट है, इन दैट केस भी आपको डिफेंस नहीं मिलेगा. जो हार्म है, जिस हार्म को आप प्रिवेंट करना चाहते हैं और दूसरे हार्म को आप कॉज कर रहे हैं, वो कितना होना चाहिए? इट शुड बी वेरी वेरी इमिनेंट. इफ इट इज नॉट इमिनेंट, इन दैट केस इट यू विल नॉट गेट द डिफेंस. इसका इलस्ट्रेशन भी आपका आया है एक दो एग्जाम्स में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एचपी, बट देन यू शुड सी इलस्ट्रेशन ए एंड बी. ओके, यू शुड सी इलस्ट्रेशन ए एंड बी. क्विकली कमिंग टू नाउ, तो अभी हमने कितने सेक्शंस किए? 76 to 81. Keep doing that mental exercise. 76, 79, 77, 78. 80 and 81 are accidents. 80 is pure accident. 81 is an accident. Not an accident, but under necessity if you are causing any harm. ठीक है? All right. So now we are going to come to section 82. अब आप देखेंगे सी लेजिस्लेचर लॉर्ड मैकॉले ने बड़ा अच्छा इसको ड्राफ्ट किया था, ठीक है. अब देखो 82 एंड 83. 82 में कौन से आ रहे हैं? बच्चे. 83 में भी बच्चे, चिल्ड्रन, ठीक है. अब ये कौन से? 82 में इन्फेंट्स आ रहे हैं. इन्फेंट्स मतलब चिल्ड्रन हु आर, वी वोंट कॉल देम इन्फेंट्स. इन्फेंट्स are वैसे तो 2 साल तक बच्चे इन्फेंट्स होते हैं, बट यहाँ पे 7 साल की कम तक के जितने बच्चे हैं, ठीक है, 7 और 7 से कम के बच्चे, उनको कंप्लीट इम्यूनिटी है. आपने सिर्फ यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, डोली इनकपैक्स, नॉन कॉम्पस मेंटिस, वो आप उसमें आ जाएंगे एनीवे, ठीक है. डोली इनकपैक्स, डोली इनकपैक्स मतलब incapable of forming that requisite mens rea, ठीक है. they're incapable. डोली और 7 साल और कंप्लीट इम्यूनिटी याद रखना है. 83 के अंदर बेटा पार्शियल इम्यूनिटी आपने याद रखना है. 83 के अंदर पार्शियल इम्यूनिटी. और इसमें जो जो कुछ कुछ आपके जो है इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो सिल्वर बटन केस है. यहाँ से कभी सवाल आया नहीं है, बट 83 में आपने याद रखना है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. एक तो एज ग्रुप आपने याद रखना है बेटा 7 से 12 साल. दूसरा आपने याद रखना है कि 7 से 12 साल का बच्चा जो है, क्या उसके पास ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और नॉट. मेच्योरिटी लेवल है. अगर मेच्योरिटी लेवल है, देन ही इज लायबल
तो उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। और अगर ही इज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ही इज इमेच्योर, इन दैट केस यस ही विल गेट द डिफेंस। इन केस यहाँ से अगर आपको बियॉन्ड बेयर एक्ट कोई क्वेश्चन आता है, तो क्या क्वेश्चन आता है कि अगर अगर कोई आपका बच्चा है जिसका बर्थ सर्टिफिकेट है और द स्कूल सर्टिफिकेट इज इन एज के दे आर कॉन्ट्रडिक्टरी टू ईच अदर, तो फिर व्हाट वुड प्रिवेल? तो वहां पे हमेशा आप याद रखना व्हाट वुड प्रिवेल, बर्थ सर्टिफिकेट और द स्कूल सर्टिफिकेट, द स्कूल सर्टिफिकेट। ठीक है। एंड अगर जो टेस्ट कौन सा होता है जिससे आप एज पता कर सकते हैं पर्सन की, ऑसिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, ऑसिफिकेशन टेस्ट। तीसरा चीज आपको जो यहाँ से बियॉन्ड बेयर एक्ट आ सकती है, कि अगर एक बच्चा 13 साल का है बट वो बहुत इमेच्योर है, इज वेरी वेरी इनोसेंट, तो क्या उसको पार्शियल डिफेंस मिलेगा 83 के अंदर? अगर एक बच्चा 13 साल का है बट ही सुपर इनोसेंट, he is very innocent, he does not understand the nature, he is very immature, will he get the defense of 83? No, no, Vinita, he will not get the defense. Strictly, it has to be 7 to 12 years. 7 to 12 years of age. ठीक है। ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन प्री में, एक सबसे बड़ा जो गुरु मंत्र आपने याद रखना है, प्लीज स्टिक टू द बेयर एक्ट, डोंट गो बियॉन्ड द बेयर एक्ट, वट एवर इज गिवन टू यू इन द बेयर एक्ट जस्ट स्टिक टू दैट। ठीक है। देन कमिंग टू 84 बेटा, 84 में आपने नॉन कॉम्पस मेंटिस, जैसे मैं भी आपको बता रही थी, नॉन पर्सन ऑफ एन अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ एन अनसाउंड माइंड। सो हु इज अ पर्सन ऑफ एन अनसाउंड माइंड? आपने याद रखना है एक ऐसा इंसान जिसकी मेंटल फैकल्टीज आर कंप्लीटली इम्पेयर्ड, या कंप्लीटली इम्पेयर्ड। ठीक है, कंप्लीटली इम्पेयर्ड मतलब ही इज एब्सोल्युटली नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ थिंग्स। Legal insanity or medical insanity, here we talk about legal insanity, not the medical insanity. In case a person is medically insane, he will not get the defense of 84. Medical insanity is the cause and effect should be the legal insanity, only then cause and effect relationship होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे जो है डिफेंस मिलेगा। यहाँ दिया हुआ है बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, और दैट ही इज डूइंग व्हाट ही इज नीदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, और की जगह में यहाँ पे एंड इंटरप्रेट करते हैं बेटा। बट 84 में आपने बस यही, अब इसमें आपको कुछ आ सकते हैं क्वेश्चन लाइक सिजोफ्रेनिया, पर्सन किसी को रात को चलने की आदत है और फिर वो जाके खून कर लेता है। ठीक है, या रात को चोरी कर, एक पर्सन जो है रोज रात को उठता है, उठते उठते ही गोज टू समबडी एल्सेस हाउस एंड ही पिक्स अप सम स्टफ एंड गेट्स टू हिज हाउस, पैसे उठा के ले आता है किसी के घर से, क्या वो चोरी के लिए लायबल है, या उसको डिफेंस मिलेगा 84 का? टेस्ट क्या होगा उसका? अमित, कैन यू टेल मी, will he be liable if a person who is mentally sick and he has this habit of waking up at night and walking while he's sleeping, and he goes to the neighbor's house, picks up 1 lakh, gets it to his house, will he be liable or will he get the defense? Ma'am, this falls under kinds of madness, dementia, naturalis, and accidentalis. So he will get the defense. You will get the defense, but dementia naturalist तो हो गया, idiot, ये उसमें नहीं fall करेगा. This may be, dementia naturalist हो गया, idiot, person who is from birth only in idiot, right? ठीक है। और एक हो गया आपका ऐसा डिमेंशिया जिसमें आपको इंटरवल्स में दौरे आते हैं, ल्यूनेटिक, तो उसमें आपने देखना ल्यूसिड इंटरवल्स, अगर वो उस टाइम पे सही है तो फिर डिफेंस नहीं मिलेगा। आपने टेस्ट वही आपने अप्लाई करना है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज मेडिकल इंसेनिटी, बट इफेक्ट क्या होना चाहिए? लीगल इंसेनिटी। जिस टाइम पे आपने वो काम किया, आपकी आपकी मेंटल फैकल्टीज कंप्लीटली इम्पेयर्ड होनी चाहिए। ऑटोमेशन में भी आपको ये डिफेंस मिलता है। ठीक है, इफ अ पर्सन इज हाईली इंटॉक्सिकेटेड एंड ही इज ऑल्सो हैड गांजा, इंटॉक्सिकेटेड एंड गांजा, ठीक है, एंड देन ही कमिट्स मर्डर, he stabs somebody, they are friends, he stabs the other, will he get the defense of 84? Why? Apply the test. See, यहाँ पे अभी IPC last moment में I cannot teach concepts, but you have to be very clear with the concept. In case, but again, no defense because voluntary नहीं बेटा, यहाँ पे मैंने क्या add किया? I said that he is intoxicated, but along with it he has taken an overdosage of ganja also ना, so उसकी mental faculties completely impaired है। Though I understand you're taking it because ganja also is a thing which is intoxication का ही part है वो। Ganja is also, intoxication is just not limited to liquor. Intoxication would include all kind of things which, puts you, yeah, high, which puts you high, right? So वहां पे we are coming, but again, insanity के, अब देखो बेटा,
जो आपका इंटॉक्सिकेशन है, इंटॉक्सिकेशन में वॉलंटरी इनवॉलंटरी का हम 85 86 का टेस्ट अप्लाई करते हैं, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे ट्रिकी होना पड़ेगा. यू हैव टू बी केयरफुल स्पेशली विद मेंस, बिकॉज जो आपका इंडियन पीनल कोड है, इट इज डायनामिक. You understand? It's very, very dynamic. You have to handle the answer very, very carefully. So in case the person's mental faculties are completely impaired, उन्होंने आपको excessive गांजा, ऐसे words use किए, excessive intoxication, excessive गांजा, and he's been into that state since a long time, then he is as good as an insane person. He is as good as an insane person, and his mental faculties are completely impaired. But I understand, like Vinita and Priya, you guys have answered yes, but it is just simple intoxication, simple ganja, then we will talk about voluntary and involuntary. Okay? Okay, if a person who is in a, let's say, कईयों का क्या होता है कि they lose their temper very quick, right? ठीक है ना? So if a person, and when he lost his temper and then he kills anybody, or he does an offense, yes, short tempered, in that case, is it a defense under 84? No defense. Are you understanding? No defense. Okay, if a person after committing an offense of 84, if a person after committing an offense, he starts acting weird. कई लोग क्या होता है, खून करने के बाद डांस कर रहे हैं. Will he get the defense? Is he mad? Is he mad? After committing the offense, he starts behaving in a very weird manner. Will he get the defense of 84? No. Committing an offense in a very, let's say, एक हम कह सकते हैं कि एक बड़े आप अजीब या बहुत क्रूएलेस्ट वे से आप एक ऑफेंस कमिट करते हो. Will you get the defense of 84? if you अगर आप एक डेड बॉडी के बहुत सारे पीसेस करके और फिर बहुत अजीब तरीके से आप एक ऑफेंस करते हो, क्या आप पागल हो? आपको पागल का डिफेंस मिलेगा 84 का? नहीं. Committing an offense under weird circumstances, behaving in a very weird this thing, they are not defenses. Committing an offense under annoyance, committing an offense under agitation, committing an offense पोस्ट ऑफेंस तो है भी नहीं, बट दिस इज तो ऑफेंस के टाइम पे ना बेटा प्रिया, ये पोस्ट ऑफेंस थोड़ी ना. आप तो ऑफेंस ही कर रहे हो, आपने मर्डर कर, आपने यू स्टैब्ड, स्टैब करने के बाद आपने उसके पीसेस कर दिए. यूर इन द प्रोसेस ओनली ना, इट इज एट दैट टाइम ओनली, इट्स इन द प्रोसेस ओनली. ठीक है? सो दीज आर, प्लीज रिमेंबर, इसमें आपको इंसेनिटी का डिफेंस नहीं मिलता है. आपने हमेशा यही याद रखना है कि जो लीगल इंसेनिटी है वो क्या होनी चाहिए? complete impairment of your mental faculties, and it should be, the cause should be medical insanity and the effect should be legal. Is it clear? I think उतना काफी है यहाँ पे 84 के लिए. बाकी आपको एक बारी पढ़ना चाहिए 84 ठीक से, in case problem पे. ऐसे applied questions HP में नहीं आते हैं. 85 and 86 are two sections which are dealing with your intoxication. So intoxication is something which by which you lose your control. ठीक है? 85, बट प्लीज एक चीज आपने 85 86 में 2-3 चीजें आपने बस याद रखनी है अगर यहाँ से सवाल आता है. तो 25 के अंदर तो आपका है इनवॉलेंट्री. आप दोस्तों के साथ गए, उन्होंने आपकी कोक में कुछ मिक्स कर दिया, तो आपको डिफेंस मिलेगा. 85 में आपको 85 का कंप्लीट डिफेंस मिलेगा. कंप्लीट डिफेंस मिलेगा क्योंकि इनवॉलेंट्री था और फिर आपने कोई ऑफेंस कर लिया. इज एवरीबडी क्लियर विद 85? ठीक है? वहां पे इनवॉलेंट्री है. इनवॉलेंट्री के अंदर आपने दूसरी चीज याद रखनी है. देखो बेटा, इवन इफ इट इज इनवॉलेंट्री, बट अगेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आपने यहाँ पे याद रखना है. कैसे? क्योंकि इवन इफ यूर अगर उसने आपकी ड्रिंक में अल्कोहल मिक्स भी किया है, but if you are completely fine and you didn't get high, in that case, will you get the defense? You will not get the defense. याद रखना कि आपकी जो इंटॉक्सिकेशन का जो लेवल है वो कितना होना चाहिए. इट शुड पुट यू इन अ स्टेट वेर यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ थिंग्स. यू कैन प्लीज अंडरलाइन फॉर दैट. यहाँ पे सेकेंड लाइन में आप देखेंगे, बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन. रीजन मीन्स द कॉज, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर. इफ बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन यू आर केपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द थिंग्स, तब आपको डिफेंस नहीं मिलेगा. आप कितना भी प्रूव कर दो कि मैं तो टीटोटलर हूँ, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे उसमें आई वाज, मेरे को ड्रिंक करा दिया, आई वाज ड्रंक. इट इज गिवन टू यू इन द फैक्ट्स. Even though if you were drunk, but if you were capable of understanding the nature of things, you will not get the defense of 85, neither of 86. So 85 में मैंने दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाई है. 85 में एक तो आपको याद रखना है कि एक आपका ये इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन है, और दूसरा इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन का इफेक्ट क्या होना चाहिए? शुड बी कंप्लीटली हाई टू अ लेवल दैट यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ थिंग्स. देन यू विल गेट अ कंप्लीट डिफेंस. इज एवरीबडी क्लियर? विल यू बी एबल टू रीड द सेक्शन ऑन योर ओन 85?
ओके, कमिंग टू 86 नाउ। 86 जो है आपने याद रखना, इट इज अ रूल ऑफ प्रिजम्पशन। हम कभी भी मेंजरिया को प्रिज्यूम नहीं करते हैं, हम नॉलेज को प्रिज्यूम कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज जो हमारा मेंजरिया है, नॉलेज जो है मेंजरिया का एक डाइल्यूटेड फॉर्म है। इंटेंशन इज द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ मेंजरिया एंड नॉलेज इज द डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ मेंजरिया। ऑलराइट, सो अंडर 86 यू हैव टू रिमेंबर कि रूल ऑफ प्रिजम्पशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉलेज थी। आपको नॉलेज क्या थी? आई एम गेटिंग इंटॉक्सिकेटेड, आई एम गेटिंग इंटॉक्सिकेटेड, आई एम ड्रिंकिंग, बट आई शुड हैव ड्रंक। अगर मुझे पीना ही था तो मैं घर पे पी लेता, पर मैंने बाहर जाके पिया, और बाहर जाके जब मैंने पिया तो मैं बिल्कुल आउट हो गया। आउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी मेंटल फैकल्टीज अगेन क्या होना चाहिए, यू शुड बी इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द थिंग्स एट द टाइम यू कमिटेड द ऑफेंस। एट द टाइम यू कमिटेड द ऑफेंस, ओके, वो उसका इफेक्ट होना चाहिए इंटॉक्सिकेशन का। एंड जब आपने वो ऑफेंस किया, क्योंकि नॉलेज तो हमने प्रिज्यूम कर दी, क्योंकि आपने वॉलंटरी इंटॉक्सिकेट किया है, इंटेंशन हम प्रिज्यूम नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए यहाँ पे आपको एक पार्शियल डिफेंस मिलता है। पार्शियल डिफेंस मिलता है, पार्शियल डिफेंस में आपकी लाइबिलिटी मिटिगेट हो जाती है, मर्डर से कल्पेबल हो जाएगी, क्योंकि मर्डर में इंटेंशन चाहिए। और एक दूसरी चीज आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि अगर कुछ ऐसा ऑफेंस है जो कि एक ऑफेंस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, यू वर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब क्या हुआ? एक ऐसा ऑफेंस जिस पे एक्ट इज इनफ एंड मेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। सो यू ड्रंक, मतलब यू गॉट योर सेल्फ इंटॉक्सिकेटेड, आपने पी, और पीने के बाद आपने क्या किया? किसी के घर जाके, या कोई बच्चा था उसको उठा के आपने किडनैप कर लिया। तो वहां पे आपकी लाइबिलिटी, वहां पे रूल ऑफ क्या है? प्रिजम्पशन तो क्या है? वहां पे इंटेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड ना फॉर किडनैपिंग। किडनैपिंग के लिए सिर्फ एक्ट इज इनफ। विल यू बी लायबल फॉर द होल ऑफेंस? यस, बिकॉज इंटेंशन तो चाहिए ही नहीं है ना, इंटेंशन तो चाहिए ही नहीं है। तो वो कुछ आपके ऑफेंसेस हैं जो कि ऑफेंसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, उसको आप 86 के साथ थोड़ा ध्यान रखना। अगर आपको कुछ अप्लाइड क्वेश्चन आता है तो उस एरिया से तो नहीं पूछा है जहां पे ऑफेंस जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का है। बट अगर ऑफेंस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का नहीं है तो फिर क्या होगा? फॉल्ट लाइबिलिटी। फॉल्ट लाइबिलिटी के लिए आपको इंटेंशन चाहिए, और आपकी इंटेंशन तो है नहीं, तो नॉलेज तो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं, तो नॉलेज हम प्रिज्यूम कर रहे हैं, तो आपकी लाइबिलिटी जो है वो मिटिगेट हो जाएगी। सो 86। Is everybody clear till 86? If you have any questions till 86, because I have not read the Bare Act, but I hope everybody is following till 86. Okay. All right. Then we come to 87. अब आप देखो बेटा, 82, 83 हमने किसके बारे में पढ़ा? 82, 83 is with respect to age of the child. 85, 86 intoxication. Now we come to 87. अब आप 87 से देखेंगे बेटा, अब यहां से आपकी कहानी जो है 87 से लेके आपकी सेक्शन 92 तक कंसेंट है। ठीक है, कंसेंट। अगेन दे आर एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, एक्सक्यूज्ड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ। किस में आएंगे आपके? कंसेंट जहां पे आप दे रहे हो। कंसेंट, व्हाट इज कंसेंट? नाउ लेट मी एक्सप्लेन सो दैट देन दीज सेक्शंस आल्सो बिकम इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कंसेंट क्या होगा बेटा? अगर मैं एक पर्सन को कहती हूँ कि जाके मेरा पूरा घर का फर्नीचर बाहर फेंक कर आ जाए, और वो फेंक कर आ जाता है, क्या मैं उसको बाद में लायबल कर सकती हूँ फॉर द नॉनसेंस दैट ही हैज डन, फॉर द लॉस दैट ही हैज कॉस्ट मी? नो, बिकॉज आई एम द कंसेंटिंग पार्टी ना। Are you understanding? A person who is consenting knows what he is doing and what is good for him and what is, against him. So basically जो consent है वो खुद से ही एक बहुत बड़ा डिफेंस है। स्पेशली आपके जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं वहां पे कंसेंट एक सबसे बड़ा डिफेंस माना जाता है, राइट? सो अब ये जो सेक्शंस हम 87 से पढ़ रहे हैं, सेक्शन 87 टू section 87 to section 92, yeah. Estoppel is basically a rule of evidence. Yes, that may also apply. ठीक है, but it is a defense in itself. 87 to 92 is, are you understanding? अब हम पढ़ रहे हैं कंसेंट के बारे में, जहां पे आपने खुद से कंसेंट दिया है, और कंसेंट देने के बाद अगर एक पर्सन ने एक एक्ट किया है और वो एक्ट ऑफेंस है, बट वो ऑफेंस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपने कंसेंट दिया था, आपने कंसेंट दिया था। ठीक है, सो यहाँ पे प्लीज इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 87 नाउ। 87, एक्ट नॉट इंटेंडेड नॉट नोन। सो प्लीज अंडरलाइन, जैसे आपने सेक्शन, कौन सा सेक्शन था अभी? सेक्शन 80 में नो इंटेंशन नो नॉलेज, वही चीज यहाँ पे भी मिसिंग है। ठीक है, टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, इसको आप, एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट,
इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म। सो आपने यहाँ पे जो लिखा है ना ये डेथ और ग्रीवियस हर्ट, इसको आप ब्रैकेट में हाईलाइट कर दो। आप याद रखना 87 में अगर आपने एक डेथ कॉज की है या ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है विद कंसेंट, आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पार्ट। मैंने फर्स्ट लाइन जो पढ़ी है उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, उसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड, अगर आपने इंटेंशन नहीं थी टू कॉज डेथ or grievous hurt, and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt, is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age, underline above 18 years of age, who has given consent with whether express or implied to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm. So it's worded in a very, थोड़ा सा आपको interpretation में लगेगा कि मैम इसमें क्या, how to interpret this, इसमें आपने सिर्फ क्या Ma'am, maybe that it follows the principle of voluntary non-fit injuria. Yes. Yes, and Yes, then absolutely. the ingredients of consensus, ad idem, and acquiescing to the act of the other person. Voluntary non-fit injuria, right. This is based on voluntary non-fit injuria, ठीक है। बट 87 में ना आपको जो एक दो क्वेश्चंस या एक दो कॉन्सेप्ट्स जो आपको याद रखने चाहिए 87 के अंदर, वो क्या है 87 के अंदर? एक तो बेटा कि अगर मिस्टर ए ने कंसेंट दिया है किस चीज का, अगर मिस्टर ए ने कंसेंट दिया है, अब ये कंसेंट किस चीज का हो सकता है? मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा, टू कॉज एनी हार्म, और दूसरा मैंने लिखा है टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। प्लीज अंडरस्टैंड, दो चीजों में मैंने डिवाइड किया है। अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है कि कम एंड शूट मी, कम एंड शूट मी, कम एंड गिव मी वन, एक लाठी से मेरे टांगे तोड़ दो, cause me grievous hurt. Are you understanding? So if A has consented that he should be killed and B goes and kills him, B goes and causes grievous hurt to him, can anybody tell me that will Mr. B get the defense of section 87? Will he get the defense of section 87? No, ma'am. Absolutely no. Absolutely no. Please remember that is an exception. Nothing which is, अब देखो बेटा आप इसको कैसे पढ़ सकते हो, मैं हमेशा बताती हूँ। एक ये मेथड है जहां पे भी आप बेयर लैंग्वेज में, जैसे ये बहुत वर्डेड ऐसे है ना कि आपने जब एक बारी में पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आया। आई डोंट थिंक सो आपको समझ में आया किसी, है ना? जब मैंने पूरा बेयर एक्ट पढ़ा नहीं समझ में आया ना, ये जब मैंने सेक्शन 87 पढ़ा। तो इसको सिंपल मेथड पढ़ने का क्या है, कॉमा टू कॉमा। कैसे पढ़ेंगे आप देखो, मैं दोबारा से पढ़ूंगी। नथिंग which is not intended to cause death or grievous hurt, or grievous hurt। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कॉमा है, उसके बाद कॉमा है ना, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म। अब ये एनी हार्म यहां आ गया, एनी हार्म is which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years. So if you cause any harm which is not death, which is not grievous hurt, in that case अगर आप उसको if you tell him to go and give you a hurt, or if you go and tell him कि आज तुम मेरे घर से ये सामान घर से मेरे ले जाओ, और वो आपके घर से आके वो सामान ले जाता है, in that case it is not chori. So any harm which is short of death or grievous hurt, if it is consented, अब Mr. B causes any other harm which is short of death or grievous hurt, in that case is Mr. B liable for that act? No, he is not liable. वहां पे वो क्या डिफेंस लेगा? कंसेंट का डिफेंस लेगा। विल एवरीबडी रिमेंबर दिस पार्ट कि 87 में एक तो आपने याद रखना है कि जो कंसेंट देने वाला इंसान है वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। दूसरा आपने याद रखना है कि जो कंसेंट दिया है इट शुड बी टू कॉज एनी हार्म विच इज नॉट डेथ और ग्रीवियस हर्ट। ये आपने दो चीजें याद रखनी है। और तीसरा आपने क्या याद रखना है, इसकी इलस्ट्रेशन। रेक्स वर्सेस टुंडा का केस है ये इलस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। ए and Z agrees to fence with each other for amusement. This agreement implies the consent of each to suffer any harm which in the course of such fencing may be caused
without foul play, and if A, while playing fairly, hurts Z, A commits no offense. So again, and यहाँ पे आपने जो another important चीज जो आपने यहाँ रखनी है याद, कि कंसेंट किस चीज के लिए आपने दिया है, टू डू एनी हार्म, तो आपको डिफेंस मिल रहा है. अगेन आई मार्क इट इन येलो. आपको सेक्शन 87 में डिफेंस का मिल रहा है जब आपने कंसेंट किया है टू कॉज एनी हार्म शॉर्ट ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट above 18 years of age, and then to do something which is legal. Again, that can be a catch in your paper. It should be something which is legal. If you have consented to do something which is not legal in that case, or if you have acted in a foul play, आपने स्टेडियम में जाने के लिए क्या दिया, कंसेंट दिया कि ठीक है मैं स्टेडियम में जाके एक क्रिकेट मैच देखूंगी. और क्रिकेट मैच देख रहे थे तो एक जो क्रिकेटर है उसने he strike the ball, और वो बॉल जाके आपको, if it hits you, in that case if he has played fairly, in that case he'll get a defense, even though a grievous hurt is, or a hurt is caused to you, even though a hurt is caused to you. But in case he acted maliciously and he targeted you, in that case there is no defense. So did you understand? It should be a fair play. Illustration में जो दिया है ना fair play, उसको भी underline कर दो. That is another very important thing that you have to remember under section 87. Now coming to 88. अब आप देखिए, and 87 में मैं बार बार कह रही हूँ 18 साल. अब हम अगर 88 to 92 की कहानी देखेंगे कंसेंट की, तो उसमें आप देखेंगे एज ऑफ कंसेंट वुड वेरी. 88 and 89 and 87. मैंने 3 सेक्शंस लिखे हैं बेटा, ये आईपीसी के आपके. सेक्शन 87 में कंसेंटिंग एज होनी चाहिए 18 एंड अबव. 88 में हम कंसेंट एज कौन सी लेंगे, जहां पे जो कंसेंटिंग एज, मतलब द पर्सन हु इज गिविंग कंसेंट, ही शुड बी 12 years and above. And 89 में अ चाइल्ड हु इज 0 to 12, उसके बिहाफ पे गार्डियन देगा. Again, please see this age is very important. 18 for section 87. 88 के लिए मैं कहूंगी कि a person should be above 12 years or equal to 12 years. And for 89, it should be less than 12 years. Less than 12 years. ठीक है? तो उस केस में गार्डियन less than 12 years. उस केस में गार्डियन देगा. अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, 88 में कहता है, अब देखो बेटा, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, अंडरलाइन नॉट इंटेंड, वो हमेशा एक्सेप्शन रहेगा. नॉट इंटेंडेड टू कॉज इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म शॉर्ट ऑफ डेथ. 87 में एनी हार्म शॉर्ट ऑफ डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट, बट 88 में आप ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकते हो. ठीक है? which it may cause or be intended by the doer to cause or known to by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit, again underline whose benefit, जिसके benefit के लिए it is done in good faith and who has given a consent. यहाँ पे consent का जो meaning है हम कहाँ से लेंगे, section 90 से लेंगे. आप देखेंगे 88 में कहीं पर भी consenting age नहीं दी है, whether express or imply to suffer that harm or to take risk of that harm. तो consenting age हम कहाँ से लेंगे, section 90 से. और section 90 में क्या दिया हुआ है, जैसे कंसेंट आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंटिंग एज क्या होती है, 18 और ऊपर, 18 साल से ऊपर. बट क्रिमिनल लॉ में कंसेंटिंग एज क्या है, सेक्शन 90 में 12 साल. आप देखो, इट सेज कंसेंट इज नॉट अ कंसेंट as it intended by any section of this code if the consent is given by a person under fear of injury, under misconception of fact, and if person doing the act knows reason to it was given in consequence of such fear. And if you come to the last paragraph, consent of child, unless the contrary appears from the context, if the consent is given by a person who is under 12 years of age. Can you see? I read section 90 का मैंने last paragraph पढ़ा है, वहां पे 12 साल लिखा हुआ है. आप क्रिमिनल लॉ के लिए याद रखना, जो कंसेंट है वो पूरे इंडियन पिनल कोड के अंदर, चाहे आप आपके सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं या आपके प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं या आपके कोई भी ऑफेंसेस जहां पे आपको कंसेंट को टच करना है, आपने सेक्शन 90 पे आना है फॉर डिफेंस. You have to come to section 90. तो यहाँ, और सेक्शन 90 को आप कब छोड़ सकते हो कंसेंट के लिए, अगर आपको उस सेक्शन के अंदर ऑलरेडी गिवन एज दिया हुआ है, जैसे कि आपको सेक्शन 87 में दिया. 87 में सेल्फ कंटेन्ड सेक्शन है ना, वो भी कंसेंट से डील कर रहा है, बट वहां पे आपको कंसेंटिंग एज दिया हुआ है. सो 88 में कहता है कि अगर एक इंसान 12 साल से ऊपर है और अपने बेनिफिट के लिए कंसेंट देता है डॉक्टर को कि हाँ जी आप मेरी सर्जरी कर दो, और सर्जरी वो करता है, और उस सर्जरी के दौरान क्या हो जाता है, इफ एनी harm is caused to that person, in that case he is not liable. Who is not liable? The defense of 88 is given.
ठीक है, but the consent should be given by the person who is above 12 years of age, and secondly the consent should be given by the person for his benefit only, for his benefit only. But it was not with the intention to cause death. The consent was not with the intention to cause death. Is everybody clear till here? Okay. Then 89 जो है, it is talking about guardians. In case there is a child who is below 12 years of age and उसके केस में हमको क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए टू कॉज एनी हार्म. उसका गार्डियन कैन गिव कंसेंट, और इफ अ पर्सन इज ऑफ एन अनसाउंड माइंड. सो प्लीज सी 89, it says nothing which is done in good faith for the benefit of a person under 12 years of age. Again, this is a self-contained section जहाँ पे आपको एज दिया हुआ है. Or of unsound mind, or by consent either express or implied of the guardian, implied or express consent of the guardian, underline, or other person having lawful charge of that person. So charge, what do you mean by charge is given by consent only. Okay, it can be जैसे आप स्कूल में किसी को क्या देते हैं, प्रिंसिपल को चार्ज, टीचर को चार्ज, ठीक है ना. सो वहां पे लॉफुल चार्ज. Is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause, or to be known by the doer to be likely to cause to that person. So if any harm is caused to a child who is below 12 years of age, in that case also it is not offense in case the guardian has consented. Teacher ने थप्पड़ लगाया बच्चे को, तो वो जो है, teacher is not liable for the hurt. Why? Because it was for the benefit of the child and the consent was given by the guardian. ठीक है. But provisos, प्लीज याद रखना, 89 में जो आपको इम्यूनिटी दी हुई है, डिफेंस दिया हुआ है, वो एब्सोल्यूट नहीं है. इट इज सब्जेक्ट टू दीज एक्सेप्शंस 1 2 3 4. ये आपके 4 एक्सेप्शंस हैं. दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और टू अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ. सो यहाँ पे इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ, आप कंसेंट दे रहे हैं किस चीज के लिए, कि कंसेंट टू कॉज डेथ टू द चाइल्ड. इन दैट केस दिस डिफेंस इज नॉट अवेलेबल. ठीक है. That this exception shall not extend to the doing of anything which the person knows to be likely to cause death, or for any purpose other than preventing of death or grievous hurt, or curing of any grievous disease or infirmity. Illustration जो आपका इसमें फर्स्ट illustration जो आपको दी हुई है, ये it is based on this particular second exception only. So basically आपको ये क्या कह रहा है बेटा, for students, I'll just tell you कि अगर एक यहां से जो सवाल आ सकता है ना, वो क्या आ सकता है कि डॉक्टर है, टीचर है, ठीक है. अब ये डॉक्टर एक सर्जरी कर रहा है, किसकी, 2 कैटेगरीज के लोगों को मैंने डिवाइड कर दिया है. एक एडल्ट की, एडल्ट कौन है, जो 12 साल से ऊपर है, अबव 12 इयर्स. ओके, अबव 12 इयर्स. और एक बच्चे की जो कि बिलो 12 इयर्स, 12 साल या बिलो 12 इयर्स, बिलो 12 इयर्स. अब वो सर्जरी यहाँ पे जब ये कर रहा है, तो ये सर्जरी ये गुड फेथ में कर रहा है. देर इज नो नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट. इसमें आपके बहुत सारे केसेस हैं जो आपको यहाँ से अगेन अप्लाइड क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकते हैं. ठीक है. एक हकीम है, हकीम एक नॉर्मल लाइफ से एक सर्जरी कर देता है एक पर्सन की, उसको पाइल्स है, ठीक है ना. तो क्या उसकी लाइबिलिटी होगी कि नहीं होगी, तो अभी वो को हम जाएंगे, बट अभी आप एक बारी कॉन्सेप्ट समझो. तो ये जो डॉक्टर है, इसने इस अडल्ट ने जो कि 12 साल से ऊपर की उम्र का है, उसने कंसेंट दिया था. किस चीज का कंसेंट दिया था, कि आप क्या, टू कॉज एनी हार्म टू हिम, पर क्यों दिया था वो, फॉर हिज बेनिफिट. ये सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होने चाहिए. फॉर हिज बेनिफिट, इसलिए नहीं कि उसने मरना है, मुझे मार दो बिकॉज आई वॉन्ट टू डाई. No, it should be for the benefit. Now, doctor started doing the surgery. Why did he do the surgery? For the benefit of Mr. Adult. For the benefit of Mr. Adult. Now, while doing the surgery, if this patient dies, in that case, can the doctor be made liable? No. Why? Because of the consent given under Section 88. Why that consent was given? It was given for the benefit of that person. Doctor acted in good faith. But अगर वो डॉक्टर नहीं था, वो नर्स थी, तो बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि उसने गुड केयर में नहीं एक्ट किया. डॉक्टर ने सर्जरी करते वक्त चाकू अंदर छोड़ दिया, जिससे क्या हो गया, सेप्टिक फैल गया. उसने गुड फेथ में एक्ट नहीं किया. सो यहाँ पे डॉक्टर्स के केस में गुड फेथ को डिटर्मिन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एंड जो यहाँ पे कंसेंट देने वाला इंसान है, वो भी खुद होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए. इज एवरीबडी क्लियर विद सेक्शन 88? ठीक है.
89 में वो क्या कहता है कि बिलो 12 इयर्स ऑफ एज का जो बच्चा है उसके बिहाफ पे गार्डियन जो है वो कंसेंट दे सकता है। बट ये जो गार्डियन है, इसमें सवाल क्या आ सकता है, मैं आपको सम अप कर रही हूँ इसके 4 एक्सेप्शंस जो है। गार्डियन ने कंसेंट क्यों दिया, क्या दिया कंसेंट, कि ठीक है आप जो बच्चा है उसको क्या कर सकते हो, उसकी सर्जरी कर सकते हो, उसको आप पिटाई कर सकते हो ताकि वो स्कूल में ठीक से पढ़े, ताकि वो डिसिप्लिन रहे, ठीक है। आपने कहीं और उसको यू हैव आपने कहीं पर भी उसको कंसेंट दिया है ताकि ही शुड बी बेसिकली प्रॉपरली ट्रेन्ड, ओके। और वहां पे अगर उसको कोई भी हार्म कॉज होता है तो डिफेंस जो है आपको 89 में मिलेगा। बट कैन द गार्डियन गिव कंसेंट फॉर पेक्यूनरी बेनिफिट, टू कॉज एनी हार्म टू द फॉर द पेक्यूनरी बेनिफिट? क्या जो यहाँ पे बेनिफिट है फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड, आपने बच्चे को क्या, आपने मिस्टर एक्स को कहा कि आप मिस्टर एक्स को क्या कहा कि आप इस बच्चे को ले जाइए एंड यू टेल यू कैन सेल दिस चाइल्ड, ट्रैफिकिंग। वाई? बिकॉज इट इज फॉर हिज बेनिफिट। यहाँ पे रहेगा तो भूखा मर जाएगा, या जाएगा तो कुछ कमाएगा तो सही। इज प्यूनरी बेनिफिट अ बेनिफिट? नो, इट इज नॉट अ बेनिफिट। फोर्थ एक्सेप्शन में आपका यहाँ पे आ जाएगा। कैन यू गिव कंसेंट फॉर द ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड टू कॉज हिज डेथ इंटेंशनली और टू कॉज द डेथ और टू कॉज ग्रीवियस हर्ट इंटेंशनली? नो। तो वहां पे आपका जो कंसेंट आपने बेशक दिया भी है गार्डियन ने, वो विशिएट हो जाएगा कंसेंट। तो ये जो आपको प्रोवाइजोस, 4 प्रोवाइजो दिए आपने, वो किस तरीके से पढ़ना है, ये 4 प्रोवाइजोस ऐसे आपके सर्कमस्टांसेस मेंशन किए जहां पे आपका कंसेंट विशिएट हो जाएगा। इवन इफ द गार्डियन हैज गिवन अ कंसेंट, it will be vitiated under these 4 circumstances mentioned under the proviso. Is everybody clear till here? If you have, huh? और आपने सिंपली यू हैव टू रिमेंबर फॉर सेक्शन योर 90 इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको वो स्नेक चार्मर वाला केस तो बहुत बारी एचपी में पूछते हैं, ठीक है। 90 में आपने क्या याद रखना है कि कंसेंट को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट। अब जैसे अगर हम सिविल लॉ की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो वहां पे कंसेंट क्या होता है, कंसेंसस एडिडम ना, मीटिंग ऑफ माइंड्स। बट अंडर क्रिमिनल लॉ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट? अंडर क्रिमिनल लॉ हम कहते हैं कि अगर आपने कंसेंट दिया है, यहाँ नेगेटिव डेफिनेशन है, अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, it is not a consent. So you will underline these terms. If you have given a consent under fear of injury, that is not a consent. If you have given a consent under misconception of fact, it is not a consent. If a person has doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception, it is not a valid consent. So if if Mr. A, who is a snake charmer, tells Mr. B, सांप में कोई खून नहीं है, उसके फैंग्स जो है दे आर बिल्कुल, उसमें पॉइजन नहीं है, आप उसको आके छू लीजिए, और वो स्नेक को जाके छूता है और स्नेक उसको क्या करता है, बाइट करता है, एंड ही डाइज बिकॉज ऑफ द पॉइजन। नाउ यहाँ पे जो उसने कंसेंट दिया था, अब यहाँ पे स्नेक चार्मर इज लायबल फॉर द डेथ, स्नेक चार्मर इज लायबल फॉर द डेथ, बट विल द स्नेक चार्मर कैन गेट द डिफेंस ऑफ सेक्शन 90? कैन ही से दैट द पर्सन consented and got bit? Was it a valid consent? No. Why? It was given under misconception of fact. What was the misconception? What do you mean by misconception of fact? Misconception of fact means a fact which is actually based on, if एक ऐसा fact जो actually false था, but you showed it to be true. And you believe that, yes, it is true. It was actually false. So it was false कि उसके जो fangs है वो poisonous नहीं है, ठीक है। Consent of insane person, if the consent is given by a person who from unsoundness of mind or intoxication is unable to understand. Intoxication can be voluntary or involuntary, either of them. Nature and consequence, ठीक है, and consent of a child. So आपने consent 91 का illustration, 91 exclusion, this 91 is a proviso, we say. It is a proviso to section 87, 88 and 89. वो कहता है the exceptions of 87, 88 and 89 do not extend to acts which are offenses independently of any harm which they may cause or be intended to cause. So ये कहता है कि 91 क्या कहता है बेटा, कि अगर एक एक्ट जो कि क्या है, एक्ट कैसा एक्ट है, खुद से ही एक ऑफेंस है, उसमें कंसेंट की जरूरत ही नहीं है, तो वहां पे आपको कंसेंट का डिफेंस नहीं मिलेगा। जैसे कि मिसकैरेज, इसकी इलस्ट्रेशन प्लीज पढ़ लेना 91 की, ठीक है। उसके बाद आपका 92 जो है, आपने सिंपली याद रखना है टेम्पररी गार्डियनशिप। इट इज एग्जैक्टली लाइक 89। आप देख रहे हैं वहां पे भी 4 प्रोवाइजोस दिए हैं बेटा, बस सिर्फ 92 और 89 में क्या डिफरेंस है, वहां पे आपकी कौन सी, वहां पे आपकी जनरल गार्डियनशिप है 89 में, और 92 में आपकी टेम्पररी गार्डियनशिप है। टेम्पररी गार्डियनशिप मतलब अगर एक पर्सन who meets with an accident and he's in a position where he is unable to
उसको हम उसके आइडेंटिफिकेशन ही नहीं कर पा रहे, हमें नहीं पता चल रहा कि कौन उसका गार्डियन है, तो उस केस में अगर कोई भी पर्सन उसके बिहाफ पे कंसेंट देता है, उसके बिहाफ पे टू टू कॉज एनी हार्म टू हिम, तो उस पर्सन ने जिसने कंसेंट दिया था उसको इम्यूनिटी यहाँ पे मिलेगी इन केस एनी हार्म इज कॉज ड्यू टू विच दैट पर्सन डाइज। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज 92 टॉकिंग अबाउट टेम्पररी गार्डियनशिप? इसका कीवर्ड क्या है, आप तीसरी लाइन में अंडरलाइन कर लीजिए, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, यू हैव टू प्रूव, इम्पॉसिबल होना चाहिए। कि क्या इम्पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि वो तो एडल्ट है ना, बट इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गिव द कंसेंट। ठीक है, और इसकी इलस्ट्रेशंस भी प्लीज आप अच्छे से पढ़ना बेटा। एंड ऑल्सो यू कैन कम टू सेक्शन 93 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। यहाँ पे 93 एंड 94 एंड 95 ये 3 सेक्शंस हैं जहाँ पे आपको ये पूरे प्री बेस सेक्शंस हैं। 95 के आगे आप लिख लो ट्रिफल एक्ट्स। ट्रिफल एक्ट्स, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, छोटी मोटी बातों के लिए आप हर एक चीज के लिए पुलिस स्टेशन जाकर अगर एफआईआर करवा देते हैं, तो वहां पे इवन जुडिशरी वुड गिव यू डिफेंस इफ इट इज जस्ट अ स्लाइट हार्म। तो यहाँ पे आप ट्रिपल एक्ट्स को यहाँ पे प्लीज, 95 में सिर्फ ट्रिपल एक्ट और सेक्शन बेस्ड। 94 में आपने 94 जो है इट इज टॉकिंग अबाउट ड्यूरिस, वहां लिख लो ड्यूरिस, एनीथिंग डन अंडर कंपल्शन। मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने सामने वाले के घर के आगे चोरी नहीं की, तुम जाके चोरी, तुमने अगर डुप्लीकेट चाबी नहीं बनाई अपनी अपने मालिक की, तो आई एम गोइंग टू शूट यू। ठीक है, देर तो यहाँ पे आपने 94 में प्लीज मार्क कीजिए कि एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। आप ये नहीं कह सकते कि जाके पार्लियामेंट को में बॉम्ब रखा है ये, और अदरवाइज आई एम गोइंग टू शूट यू इवन इफ यू आर अंडर इंस्टेंट डेथ, बट यू कैन नॉट कॉज हार्म टू द स्टेट, यू कैन नॉट, दैट इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, और वहां पे आप अंडरलाइन कीजिए इंस्टेंट डेथ, और फिर प्रोवाइडेड दैट पर्सन डूइंग द एक्ट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और रीजनेबल एप्रीहेंशन, इसको आप प्लीज प्रोवाइजो को। और इसमें जो आपका एक्सप्लेनेशन है उसकी एग्जांपल आप देख रहे हो, अस्मिथ कंपेल्ड, कंपेल्ड होता है ड्यूरिस, कंपल्शन टू टेक, ये एग्जांपल जो है ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, सो 94 इज ड्यूरिस, एनीथिंग विच इज डन बाय मी विदाउट माय, मतलब एनीथिंग दैट इज डन बाय मी अंडर कंपल्शन इज नॉट माय एक्ट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस मैक्सिम, actus me invite factus non est mens actus। ये मैं आपको कल मैक्सिम स्क्रीन पर लिखकर आई विल शो यू, इट इज act involuntary, an involuntary act is not my own act, involuntary act is not my own act। so आज एटलीस्ट आप justifiable and excusable acts को खत्म करेंगे, कल मैं प्राइवेट डिफेंसेस से शुरू करूंगी। ये वाला जो आज का टॉपिक था इट वाज मोर ऑफ कॉन्सेप्ट, I had to take up some concepts, that's why we had to dive a little more deeper, but then tomorrow we are going to complete, like will be more quick because आगे के जो sections हैं वो again they are going to be bare act based, not conceptual based। Is everybody clear? That's all for now. You have your Chhattisgarh class